डेट है आज 13 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कॉफ़ी प्रोडक्शन। ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसमें जानेंगे हम कॉफ़ी के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए उगाने के लिए, कौन सा एरिया चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना प्रोडक्शन होता है और कौन कौन सी वैरायटी है कॉफ़ी की। ये आप जो इमेज में देख रहे हो ये है कॉफ़ी का प्लांट। ये छोटा ही प्लांट होता है, इसमें इस तरह का फ्रूट आता है, बेर की तरह, जो छोटा बेर होता है उस तरह इसमें फ्रूट आता है। और ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 और 2, मेनली 3 के लिए इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक में पूछा जा सकता है। देखो पिछली बार टी बोर्ड के बारे में भी पूछा था, टी बोर्ड के बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया था, तो टी से रिलेटेड भी कई बार कई टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो कॉफ़ी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो वास्ट मेजॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी की 2 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक है कॉफ़ी अरेबिका, जिसे शॉर्टकट में अरेबिका के नाम से जानते हैं, और एक है कॉफ़ी कैनेफोरा, जिसे रोबस्टा के नाम से जानते हैं पॉपुलरली। यानी कि ये 2 मेनली वैरायटी हैं कॉफ़ी की जो पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। जो इसमें अरेबिका है ये बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि क्लाइमेट में ज़रा सा चेंज हुआ तो इसको नुकसान ज़्यादा होता है, इस क्रॉप को, इस अरेबिका फसल को। अरेबिका जो कॉफ़ी की वैरायटी है। कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब आर्द्रता होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए वातावरण में कॉफ़ी को उगाने के लिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए इसको उगाने के लिए। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, बारिश चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसमें पानी ना टिकता हो, पानी आसानी से निकल जाता हो, और उसमें ह्यूमस होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए जैसे कैल्शियम, आयरन, तब कॉफ़ी की कल्टीवेशन अच्छी होती है। और जो कॉफ़ी की जो प्लांट है ये ट्री के अंदर जनरली होता है, ये कॉफ़ी का बड़े ट्री के अंदर, यानी कि यहाँ बड़ा पेड़ है उसके नीचे ये छोटा पेड़ है कॉफ़ी का, जनरली वहाँ पे अच्छा होता है सैडी एरियाज़ में, यानी कि छाया वाले एरियाज़ में। लेकिन जब बेरी को पकने के लिए टाइम आता है तो ड्राई कंडीशन चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए। जब बेरी जो इसमें लगता है ना फल फ्रूट, उसको पकने के लिए ड्राई कंडीशन चाहिए। ये जनरली देखो सी लेवल से 600 से लेकर 16 मीटर की ऊंचाई पे होता है, यानी कि हिल स्लोप पे, पहाड़ियों पे होती है ये कॉफ़ी की प्लांटेशन। इंडिया में कहाँ कहाँ पे कॉफ़ी होती है? देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है। पूरे इंडिया में जितना भी कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है उसका 70% तो कर्नाटक अकेला कॉफ़ी उगाता है। उसके बाद केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये स्टेट हैं जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं हमारे इंडिया में मेजरली। और देखो कॉफ़ी बोर्ड भी ऐसा, जैसे टी बोर्ड है ना, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। ऐसे कॉफ़ी बोर्ड भी है एक, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, कौन मैनेज करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, इसके अंडर मैनेज किया जाता है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया को। ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है, 1942 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना दिया है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देखो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा इसके नाम में है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी, यानी कि ये एडवाइस देगी किसके लिए? ताकि हमारे इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को इंक्रीज किया जा सके। स्टार्टअप का मतलब नई नई कंपनियां खोलना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसने देखो इसकी 6th मीटिंग को अभी चेयर किया। 11 मार्च को इसकी मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं मीटिंग हुई, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, ये डिपार्टमेंट है, इसने कॉन्स्टिट्यूट की, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है? देखो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का, यानी कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है ताकि हमारे इंडिया में
स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाई जा सकें, इनोवेशन लाई जा सकें स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, और लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकें, रोजगार जनरेट किए जा सकें। जो ये काउंसिल है इसमें कौन कौन होता है मेंबर और इसका चेयरपर्सन? जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसके चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। और इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो उस पोस्ट पे हैं वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे। कौन सी पोस्ट पे? कई मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी कौन बनता? आईएएस ही बनता प्रमोट होके। तो जॉइंट सेक्रेटरी है या उससे ऊपर की पोस्ट पे है कोई, तो वो इसके मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है उनमें जॉइंट सेक्रेटरी हैं तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं इसके मेंबर। और एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा भी नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। ये कौन से मेंबर होते हैं? ये मेंबर होते हैं, देखो, जो कोई मान लो कोई स्टार्टअप चला रहा है, सक्सेसफुल स्टार्टअप किसी ने चलाई है, किसी ने फाउंड किया है किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप को, अच्छी बिजनेस कर रही है वो कंपनी, उसका जो मालिक है वो इसका मेंबर हो सकता है, या कोई और कंपनी का कोई वेटरन है, फेमस आदमी है, वो इसका मेंबर हो सकता है। तो ये आइडियाज़ देती है मिनिस्ट्रीज़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। और नेशनल स्टार्टअप इनिशिएटिव है उसके अंडर ये नेशनल प्रोग्राम को और प्रमोट करने के लिए आइडियाज़ देती है गवर्नमेंट को। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च किया था। इसके अंदर यही है कि हमारे इंडिया में नई नई स्टार्टअप कंपनीज खोली जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, देखो ये प्रोपाइलीन ग्लाइकोल कफ सिरप में भी यूज होता है और कई सारी जगह इसका यूज होता है। मेडिसन में तो यूज होता ही है, दवाइयों में, और भी कई सारी जगह यूज होता है। तो आपको मेनली इसका यूज याद रखना है कहाँ पे होता है और ये क्या है। लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी न्यूज में इसलिए था, एक कफ सिरप है खांसी की दवाई, उसमें ये यूज होता है। लेकिन जो ये खांसी की दवाई इंडिया से भेजी गई उज्बेकिस्तान, वहाँ पे इस खांसी की दवाई से, कफ सिरप से 19 बच्चों की डेथ हो गई। इसलिए जो हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये काम करता है एक ऑफिस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में किसी ड्रग को, दवाई को, मेडिसिन को लाइसेंस देना है, अप्रूवल देना, तो यही देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री, आपको याद होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पूरा नाम है इस मिनिस्ट्री का। तो इसने अभी स्टॉप कर दिया कि ये जो कंपनी बनाती है, दिल्ली में जो कंपनी बनाती है इसको, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करें, क्योंकि ये सप्लाई करती हैं मेरियन बायोटेक को, जो बनाती है कफ सिरप, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की डेथ हो गई। और उज्बेकिस्तान कहाँ पे? लोकेशन देख सकते हो आप, ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ से जाओ ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इसके नॉर्थ में है और साउथ में है इसका तुर्कमेनिस्तान। तो इसलिए ये न्यूज में था प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये सिंथेटिक फूड एडिटिव भी है, यानी कि जो पैकेज्ड फूड आते हैं ना, बहुत सारे फूड आते हैं खाने के लिए पैकेज फॉर्म में, उनमें भी इसको यूज किया जाता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को स्वाद बढ़ाने के लिए। ये केमिकल ग्रुप है एल्कोहल की तरह ही, एल्कोहल की तरह ही जो केमिकल ग्रुप है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, विशेषताएं क्या क्या हैं? देखो, सिंथेटिक लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड फॉर्म में रहता है पानी की तरह, और ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। जो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, अपने आसपास जो मॉइस्चर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड रखा है, इसके आसपास कोई वातावरण में, एयर में मॉइस्चर है, उसको ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ये इसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह रहता है, कोई कलरलेस। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ये तरल अवस्था में रहता है, और एयर में ये वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वेपर फॉर्म का मतलब गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको जब हीट किया जाता है तो ये वेपर प्रोड्यूस करता है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल अगर लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे अगर इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो वेपर में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ना ही सुगंध ना दुर्गंध, कुछ नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, टेस्टलेस होता है। यूज कहाँ कहाँ पे होता है इसका? देखो, एक तो हमने देखा फूड एडिटिव की तरह, यानी कि फूड में जो पैकेज्ड फूड है उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है।
और इसका यूज होता है पॉलिएस्टर कंपाउंड में बनाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यानी कि मेडिसन में, दवाइयों में, फूड में यूज होता है इसका। और देखो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है मेडिसन में यूज होता है, जैसे दवाइयों में जैसे मान लो ये टैबलेट है, इसमें भी ग्लाइकोल ये डाल दिया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। तो किस लिए डाला जाता है? दवाई क्या है, दवाई के आसपास जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा और दवाई पिघलेगी नहीं, यानी कि गीली नहीं होगी, सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी। और कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, क्रीम पाउडर वगैरह में भी, फूड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है। पेंट और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज किया जाता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है जो आर्टिफिशियल स्मोक और फोग क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कोहरा बनाने के लिए। देखो आपने देखा होगा फिल्मों में फॉग का सीन आता है, कोहरा बना दिया शूटिंग के दौरान, वो फॉग बनाने के लिए ना इस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है शूटिंग के दौरान, जब फिल्मों की शूटिंग होती है, कोहरा बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूएस का सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने वेलकम किया है इसका, ये लॉन्च किया है अभी यूएस और इंडिया ने मिलके। आईसेट शॉर्टकट में बोलते हैं, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और यूएस के, उन्होंने इस मीटिंग को अभी इनोग्रेट किया है। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है किसकी? आईसेट की, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या किया जाएगा इसमें? देखो ये जो लॉन्च किया था मतलब इंट्रोड्यूस किया था, इसकी जो बात आई थी सबसे पहले सामने, क्वाड का समिट हुआ था 2022 में। क्वाड क्या आप जानते हो? 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है क्वाड। कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड का जो समिट हुआ था, मीटिंग हुआ था लास्ट ईयर मई 2022 में, उसी के दौरान यूएस और इंडिया ने इसको मिलकर लॉन्च किया था आईसेट को, और इसकी फर्स्ट मीटिंग अभी हुई है। इसमें टारगेट क्या रखे गए? इसमें जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उन दोनों में दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, यूएस और इंडिया। कौन कौन सी फील्ड है? जैसे इसमें देखो कई सारी फील्ड हैं। इसमें देखो इनवाइट किया जाएगा गवर्नमेंट को भी, बिजनेसेस हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, आपस में कोऑपरेट करेंगे दोनों कंट्रीज़ के। इस इनिशिएटिव में हमारे इंडिया से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट हैं जो मिनिस्ट्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलके इसको स्पेयर हेड करेंगे, यानी कि चलाएंगे इस आईसेट को, इस जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट एकेडमी इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। कौन सी फील्ड में? एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में, 5G 6G टेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक, स्पेस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए एक दूसरी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें देखो 6 फोकस एरिया हैं जिन पे फोकस किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। पहला है इनोवेटिव सिस्टम या इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डिफेंस इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में रेजिलियंस प्रमोट करने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इनके टैलेंट को और प्रमोट करने के लिए एक दूसरी कंट्री में। और नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे 6G है, 5G है या आगे आने वाली टेक्नोलॉजी, इनके लिए एक दूसरी कंट्री कोऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जो इंडिया से जाएगी बांग्लादेश में। इंडिया इस पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजेगा बांग्लादेश में। इस तरह की देखो पाइपलाइन होगी ये। इंडिया में कहाँ से जाएगी? देखो इंडिया में असम में एक रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी मार्केटिंग टर्मिनल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में। वहाँ से जाएगी ये, बांग्लादेश का एरिया है पर्वतीपुर, वहाँ ये ट्रांसफ़र करेगी डीजल, ये पाइपलाइन। ये देखो इंडिया है अपना, यहाँ पे असम है, नुमालीगढ़ जो यहाँ पे रिफाइनरीज है, और यहाँ पे सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी। तो यहाँ से सिलीगुड़ी से पाइपलाइन जाएगी यहाँ बांग्लादेश में पर्वतीपुर तक, तो ये डीजल ट्रांसपोर्ट करेगी। इंडिया में केवल 5 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी, ये बांग्लादेश में 126.5 किलोमीटर की होगी। तो टोटल 131.5 किलोमीटर की टोटल पाइपलाइन होगी। एनुअली 1 मिलियन मेट्रिक टन तक इसमें भेजा जाएगा, इसकी कैपेसिटी है, मतलब 1 मिलियन मेट्रिक टन तक डीजल भेजा जा सकता है एक साल में।
377.08 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनाने में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट प्रोवाइड कर रही है बांग्लादेश को बनाने के लिए। इसमें ग्रांट का मतलब अनुदान, एक तरह से दान प्रोवाइड कर रही है इस पाइपलाइन को बनाने के लिए। तो इंडिया को फ़ायदा क्या होगा? इंडिया से डीजल खरीदेगा ना बांग्लादेश, तब पैसे कमाएगा इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम इनटेक। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेनली प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट ही है। सोडियम इनटेक क्या है? सोडियम आप जानते हो Na डिनोट करते हैं Na से, एक मेटल है ये, जो आपका नमक है, नमक खाते हो आप, सॉल्ट, उसमें भी सोडियम पाया जाता है। लेकिन इसकी मात्रा अगर ज़्यादा ले ली जाए तो इसकी वजह से डेथ हो सकती हैं। कितनी? ये WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक। WHO तो आप जानते हो क्या है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसको बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हेल्थ इंश्योर करने के लिए, चाहे पुअर कंट्री हो या गरीब देश हो या अमीर देश, डेवलप्ड कंट्री, या गरीब आदमी हो अमीर आदमी, सबको हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में काम करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर है एक जनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने रिपोर्ट दी है कि सोडियम इनटेक अगर ज़्यादा लिया जाए, सोडियम की मात्रा यानी कि नमक ज़्यादा खाया जाए जिसमें सोडियम पाया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो सकती हैं। और अगर सोडियम इनटेक को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, जितना उसकी क्वांटिटी है वो उतनी ही ली जाए, तो इसकी वजह से 2025 तक 2 मिलियन डेथ बचाई जा सकती हैं। 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन 20 लाख डेथ को 2025 तक, और 2030 तक 7 मिलियन 70 लाख डेथ को होने से बचाया जा सकता है अगर सोडियम की मात्रा कम कर दी जाए तो। 194 कंट्री हैं WHO के मेंबर स्टेट, 55% ने इम्प्लीमेंट किया है सोडियम के रिडक्शन को, वॉलंटरी या मैंडेटरी अप्रोच अपना के रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जिसकी वजह से सोडियम इंटेक को घटाया है कि लोग बाग कम सोडियम इंटेक लें। और कैसे लेते हैं लोग बाग? देखो, पैकेज्ड फूड आते हैं बहुत सारे, जैसे नमकीन वगैरह आते हैं, उनमें जो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा खाया जाता है, तो उनकी वजह से बॉडी में सोडियम की जो मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत सारी और बीमारी हो सकती हैं। जो ग्लोबल एवरेज है साल्ट इनटेक का, वो ऐसा माना जाता है कि एक दिन में 10.8 ग्राम लोग पर पर्सन 10.8 ग्राम लेते हैं एक दिन में सोडियम इनटेक। लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा है, क्योंकि WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से 5 ग्राम से भी कम एक दिन में एक आदमी को लेना चाहिए साल्ट। 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है, 1 टीस्पून। जो ब्रेड या ब्रेड प्रोडक्ट हैं, ये मोस्ट टारगेटेड फूड प्रोडक्ट हैं जिनमें सोडियम इंटेक को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इनमें सोडियम डाला जाता है। जो पैकेज्ड आते हैं ब्रेड या ब्रेड प्रोडक्ट, या फिर मीट, पोल्ट्री, गेम, फिश, रेडीमेड जो आते हैं फूड, या रेडीमेड डिशेज आती हैं, स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे, नमकीन, इस तरह के जो चिप्स हैं, उनमें जो सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इनमें फॉलो किया जाए ये गाइडलाइंस, तो सोडियम इंटेक को घटाया जा सकता है, और इसकी वजह से जो हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हेल्दी लाइफ को प्रमोट किया जा सकता है। तो सोडियम क्या है? सोडियम के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सोडियम एक केमिकल एलिमेंट है, अल्कली मेटल ग्रुप में आता है, ग्रुप 1 में ये पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाई होगा आपने केमिस्ट्री में 9th-10th क्लास में। एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, सॉफ्ट होता है बहुत ही, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर वाइट कलर का। अल्कली है यानी कि क्षार की कैटेगरी में होता है। या आपने अम्ल और क्षार पढ़े होंगे, बेस और एसिड। अम्ल मतलब एसिड, बेस मतलब क्षार, हिंदी में बोलते हैं। तो ये एल्कली मेटल है एक। और देखो, अर्थ पे जितने भी मेटल पाए जाते हैं, ये 6th मोस्ट अबेंडेंट है। 6th मोस्ट अबेंडेंट का मतलब 6वां ऐसा मेटल है, एलिमेंट है, यानी कि जो पाया जाता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में। और अर्थ क्रस्ट में 2.8% तक ये है सोडियम अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट क्या आप जानते हो? ज्योग्राफर ने अर्थ को 3 कैटेगरी में बांटा हो, 3 लेयर में। अंदर की है जो कोर है, उसके बाहर फिर मेंटल है, फिर सबसे ऊपर क्रस्ट, भूपर्पटी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये देखो वाटर के साथ मिलके एक्सप्लोड भी हो सकता है, यानी कि इसमें ज्वलनशील हो सकता है ये, जिसकी वजह से इसको देखो एक सेव कंजर्व करके रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि जो ये पाया जाता है आपका मेटल, जो सोडियम पाया जाता है नमक में, सॉल्ट में, ये इतना रिएक्टिव नहीं होता
जो कि लेकिन प्योर फॉर्म में अगर सोडियम रहता है तो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है ये, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है, फायर पकड़ लेता है ये। सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका जो डिनोट फॉर्म है। और ये सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड ओशन में मिलता है। ओशन में जो सी वाटर है उसमें 80% तक ये पाया जाता है सॉल्ट फॉर्म में, यानी कि सोडियम NaCl फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है MSME कम्पिटिटिव लीन स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनके लिए स्कीम है। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME ने इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है इसका यही है कि इसमें जो MSME है उसका जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जाए, उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उनकी वर्क सेफ्टी है उनको इम्प्रूव किया जाए, मार्केट को इन्हेंस किया जाए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव बन सके और प्रॉफिटेबल बन सके। तो इसमें उनकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है मेनली MSME सेक्टर को। इसमें देखो गवर्नमेंट क्या किस तरह से सपोर्ट करेगी, जो भी इसमें जो MSME सेक्टर है उनको 90% तक इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर कोई ऐसा MSME सेक्टर है जो स्फूर्ति क्लस्टर में आता है, स्फूर्ति एक स्कीम है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसमें जो MSME सेक्टर आता है, ऐसी कंपनी आती है जो स्फूर्ति क्लस्टर में आती है, या फिर ऐसी MSME कोई कंपनी है जिसे वुमन हेड करती है, जिसका मालिक महिला है या SC ST में से है, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में एस्टेब्लिश हो रखी है कोई MSME, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, तो उसको 5% और एडिशनल कंट्रीब्यूशन देगी गवर्नमेंट। और अगर कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको 5% और एडिशनल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है IITR 00693। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये जानना आपको ये है क्या। ये देखो डिस्कवर किया है अभी कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं IIT रुड़की के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है रुड़की उत्तराखंड में, उसके साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने इस एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल को अभी रिसर्च किया है, खोज किया है। क्या है ये एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल? क्या मतलब है इसका एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल का? इसका मतलब ये है ये बैक्टीरिया को रोकेगा, यानी कि बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो उसको रोकेगा। और कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं। ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? देखो जैसे मान लो कोई बीमारी है बैक्टीरिया से होती है, अगर मान लो टाइफाइड हो जाता है किसी को, हिंदी में मोतीजीरा बोलते हैं, टाइफाइड हो गया किसी को, तो इसमें ना एक प्रॉपर कोर्स होता है, क्योंकि टाइफाइड होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल दवाई दी जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो दवाई होती है इनका एक प्रॉपर कोर्स होता है, जैसे 7 डेज का या 11 डेज का या 5 डेज का। जैसे टाइफाइड हुआ, मान लो 11 डेज का कोर्स था या 7 डेज का कोर्स था, दवाई दी डॉक्टर ने 7 डेज की, लेकिन जो बंदा है वो ठीक हो जाता है 3 दिन में ही, 2 दिन या 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उसे लगने लगता है फिर मैं ठीक तो हो गया, अब दवाई क्यों लूँ, अब वो बीच में दवाई छोड़ देता है। तो इसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है उसको। जो बैक्टीरिया वो प्रॉपरली मरा नहीं है, क्योंकि कोर्स था उसका 7 दिन या 11 दिन का, दवाई केवल आदमी ने 3 दिन तक ली, तो इसकी वजह से दोबारा वो जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा और वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि जो दवाई एंटीबायोटिक, जो टैबलेट, जो गोली दी गई थी, अब वो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, यानी कि इस दवाई को लेने से उस पर कुछ नुकसान नहीं होगा उस बैक्टीरिया पे, यानी कि इतना ताकतवर हो जाएगा अब इस दवाई लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, या डिसीज को बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंस डिसीज। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस डिसीजें बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि वो दवाई उस पर काम नहीं कर रही होती हैं। देखो कई कारणों से होता है, या दवाइयाँ कम दिनों के लिए ली या ज़्यादा दिन के लिए, 7 दिन का कोर्स था उसने ज़्यादा ली, 11 दिन 15 दिन के लिए, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर और भी कई सारे तरीके होते हैं, इस पर हो सकता है स्प्रेड हो सकता है ये एंटी जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो इन ड्रग रेजिस्टेंस जो इन्फेक्शंस होते हैं इनके अगेंस्ट ये फाइट लड़ सकता है एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल IITR 00693। तो यानी कि कैसा बैक्टीरिया है जो ड्रग रेजिस्टेंस डिसीज फैलाते हैं बैक्टीरिया, उनको रोकने में कारगर होगा। इस तरह का दिखेगा अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। IIT जो ये है 00693, तो ये नोवल
और नोवल एंटीबैक्टीरियल और स्मॉल मॉलिक्यूल है, मतलब पहली बार ये ऐसा खोजा गया है एंटीबैक्टीरियल। इसकी जो क्वालिटी है देखो, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मार सकेगा। ये बैक्टीरिया के टाइप हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पूरा डिटेल में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है उनके खिलाफ ये काम करेगा। IITR 000693 ये देखो दो तरह से काम करेगा, दो धारी तलवार की तरह, डुअल स्वॉर्ड की तरह। कैसे? देखो जो बैक्टीरिया हैं ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं उनको तो ये मारेगा ही, साथ में जो और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस होना चाहते हैं उनको रोकेगा भी, और जो ऑलरेडी जो हो चुके हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उनको मार देगा। तो दो तरह से काम करेगा ये, यानी कि एंटीबायोटिक की जो एक्टिविटी है, जैसे मान लो ट्रीटमेंट के लिए जो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी जाती है एंटीबायोटिक, उनकी एक्टिविटी को भी इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरह से काम करेगा ये एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ हार्बर क्लाउज इन IT लॉज। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। क्या है ये सेफ हार्बर क्लाउज? IT लॉज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज बने हुए हैं हमारे इंडिया में। देखो सेफ हार्बर का मतलब है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के जो हैं, तो ये क्या है? सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोलते हैं इन्हें। इंटरमीडियरीज क्यों? क्योंकि ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करवाते हैं। और ये अगर मान लो कोई यूजर है, जैसे मान लो मैं फेसबुक यूज करता हूँ और अगर कोई पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे, ऐसी पोस्ट जिसकी वजह से हिंसा हो सकती है या किसी की जो नाम है वो उसकी बदनामी हो सकती है, तो इस पोस्ट की जो लायबिलिटी है वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं बनती। किसकी बनेगी? जिस यूजर ने डाला, यानी कि जिसने, मैंने अगर पोस्ट डाली है तो मेरी जिम्मेदारी है उस पोस्ट की, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो सोशल मीडिया के लिए ये सेफ हार्बर क्लाउज में ये इसे सेफ्टी दी गई है। तो ये सेफ हार्बर क्लाउज यानी कि सेफ्टी फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसके लिए? पोस्ट के लिए, जो भी यूजर्स डालता है, कि इसके जिम्मेदारी नहीं है सोशल मीडिया की, जिम्मेदारी यूजर्स की है। तो ये था IT जो एक्ट है 2000। इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इस एक्ट का ही नाम चेंज करके नया बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया बिल 2023। इसमें सेफ हार्बर को जो लाया गया था, देखो 2021 के रूल्स बनाए थे IT एक्ट के तहत, IT इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाए थे ये 2021 में। इसमें भी सेफ हार्बर का क्लाउज था। तो सेफ हार्बर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ से लिया गया था हमारे इंडिया में? देखो जो IT एक्ट 2000 का बनाया था, सेक्शन 79 में है ये लिया था हमने US के एक कानून से, US अमेरिका का एक्ट बना हुआ है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, उससे लिया था हमने, ताकि जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं उनको इम्यूनिटी दी जाए, लीगल इम्यूनिटी, यानी कि अगर कोई कंटेंट डालता है, पोस्ट करता है, तो उनकी जिम्मेदारी ना हो बल्कि यूजर की हो जो उसे यूज कर रहा है। तो ये तब तक अवेलेबल रहता है ये सेफ हार्बर क्लाउज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, तब तक वो गवर्नमेंट के या कोर्ट की गाइडलाइंस मानता है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि किसी पोस्ट को प्रतिबंध कर दो, सेंसर लगा दो, कोर्ट कहता है कि इस पोस्ट को हटा दो अपने प्लेटफॉर्म से, और वो मानता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो तब तक ही सेफ हार्बर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लागू रहेगा। अगर गाइडलाइंस नहीं मानेगा गवर्नमेंट या कोर्ट की तो फिर नहीं रहेगा, फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, फेसबुक वगैरह की, कि आपने हटाया नहीं हमारे कहने से, तो इसका मतलब आप इसके लिए जिम्मेदार हो, फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट उठाया जाएगा कदम, फिर यूजर की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। तो ये फ्री स्पीच को, एक तरह से इंटरनेट पे फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म को, मतलब फ्री स्पीच है जो हमारी, उसको इंटरनेट पे प्रमोट करने के लिए एक तरह से ये एक सिद्धांत है सेफ हार्बर का। तो अभी इसे क्यों रिविजिट किया जा रहा है IT एक्ट में? क्योंकि देखो सेफ हार्बर का क्लाउज जब 2000 में बनाया गया था, उस टाइम पे जो इंटरनेट पे वैरायटी थी कुछ उस तरह अलग तरह की थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है इंटरनेट पे। तो इसकी वैरायटी को हैंडल करने के लिए सेफ क्लाउज और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए इसको ये नया बिल लेके आ रहे हैं। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस न्यू डिजिटल इंडिया बिल का? देखो ये होगा इंटरनेट पे ओपन और सेफ इंश्योरिटी की जाए कि सेफ हो इंटरनेट और ओपन हो सबके लिए। यूजर्स के अधिकार हैं जो
उनको भी सेफली इंश्योर किया जाए, और जो रिस्क है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने का, उस रिस्क को घटाया जाए, और इसकी वजह से जो क्राइम्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन क्राइम्स को भी रेगुलेट किया जाए, ताकि अगर कोई ऑनलाइन क्राइम करे तो उनके लिए स्पेशल रूल्स हों, रेगुलेशन हो, लॉज हों, जिनके जरिए क्रिमिनल को, अपराधी को सजा दी जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है रेड मैटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए। रेड मैटर देखो एक मटेरियल मिला है, नया बनाया गया है, मतलब नया खोज किए बनाया गया है, न्यू सुपर कंडक्टर मटेरियल है ये। पहले जान लो सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखो सुपर कंडक्टर जो ऐसे कंडक्टर हैं जो सुपर कंडक्टिविटी मतलब सुपर कंडक्टिविटी जिनमें होती है, दर्शाते हैं, शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टिविटी को कब खोज किया गया था? देखो एक बार क्या था, जो मरकरी है, मरकरी एक मेटल है, इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है मेटल, धातु। ये इकलौती मेटल है जो लिक्विड तरल अवस्था में रहती है। तो जो मरकरी है इसको ना बहुत ज़्यादा, देखो रूम टेम्परेचर तो लगभग जैसे आपके रूम में जो टेम्परेचर है लगभग मान लो 20 से लेके 32 या 45 तक हो सकता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन मरकरी को सॉलिड फॉर्म में बनाया गया। कैसे? टेम्परेचर घटा दिया, लो टेम्परेचर पे इतना टेम्परेचर घटा दिया, तब ये सॉलिड फॉर्म में हो गया मरकरी। तो इस पे डिस्कवरी कर रहे थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ये हीक कैमरलिंग ओन्स 1911 में। तो तब इन्होंने पाया कि मरकरी अब क्या है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि इसमें सुपर कंडक्टिविटी दिखी जब इस मरकरी को सॉलिड फॉर्म में कर दिया गया लो टेम्परेचर पे। तो तब 1911 में सुपर कंडक्टिविटी का इजाद किया, 1911 में इन साइंटिस्ट ने, एच कैमरलिंग ओन्स ने। तो सुपर कंडक्टिव होती क्या सुपर कंडक्टिविटी? देखो कंडक्टर तो जानते हो आप, कंडक्टर क्या होता है? सुचालक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने दे, यानी कि जिसमें से बिजली पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए आसानी से, उसे बोलते हैं सुचालक कंडक्टर। जैसे आपकी कॉपर वायर या एल्यूमिनियम की वायर होगी, आयरन हो गया, लोहा, जो आपके घरों में तारें होती हैं वो, या फिर एक होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कुचालक, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कंडक्टर जिसमें से, देखो जो ये कंडक्टर होते हैं इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कुछ लॉस भी हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन ऐसे कंडक्टर जो हाईली इलेक्ट्रिसिटी को पास करें विद नो रेजिस्टेंस, जिसमें कुछ रुकावट ना हो और फुल इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए जितनी हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर जो ये बिहेवियर दिखाता है कि आसानी से पास हो सके, उसी को बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी। और जो सुपर कंडक्टर होते हैं ये क्या है, देखो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल करते हैं। जैसे देखो ये सुपर कंडक्टर है, अब इसमें से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसके आसपास देखो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसे बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट क्या है? जब सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल करे तो उसे बोलेंगे मेसनर इफेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ऑपरेटिंग रेंज क्या होगी इस रेड मैटर की? देखो जो नया मटेरियल खोजा है जो सुपर कंडक्टिविटी दिखाएगा, इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि देखो जो अभी सुपर कंडक्टर है जैसे ये, इनके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही लो टेम्परेचर जिसमें ये काम करते हैं। जैसे मरकरी का लो टेम्परेचर किया, सॉलिड फॉर्म में कर दिया, तब ये सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा था, शो कर रहा था। लेकिन जो रेड मैटर होगा इसकी ये खासियत बात होगी, ये रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी दिखाएगा, 21 डिग्री टेम्परेचर पे भी, और प्रेशर कितना 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ये सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। नेम कैसे किया गया इसका? रेड मैटर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मटेरियल क्या है, इसका जो कलर है वो ब्लू से लेके पिंक, पिंक से लेके रेड चेंज होता रहता है जब इसे कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, इसे कंप्रेस करते हैं, प्रेशर लो प्रेशर करते हैं इसे, इसका तब इसका कलर चेंज होता है, ब्लू से पिंक, पिंक से रेड। क्या क्या मटेरियल यूज किए गए हैं इसको बनाने में? एक तो है लूटेटियम, ये देखो रेयर अर्थ मटेरियल है लूटेटियम, इसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया है, तब ये रेड मैटर बनाया गया है। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है, यूज हो सकता है इसका? इलेक्ट्रिक ग्रिड में यूज हो सकता है,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए। और कहाँ यूज हो सकता है, देखो जो फ्यूजन रिएक्टर हैं उनमें यूज हो सकता है इसका फ्यूचर में, चीपर मैग्नेटिक की तरह मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के लिए यूज हो सकता है इसका रेड मैटर का। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का मतलब नाभिकीय संलयन रिएक्टर जो होते हैं। कैसे रिएक्टर होते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब, देखो इसमें क्या है, दो छोटे एलिमेंट जैसे दो हाइड्रोजन मिलके एक बड़ा एटम बनाएंगे हीलियम का, और उसमें बनाने के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बिजली बनाने में। तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, नाभिकीय संलयन रिएक्टर हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड इफेक्ट। यह सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइलैंड इफेक्ट को फोस्टर रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, इसमें होता ये है, देखो किसी आइलैंड में अगर कोई स्पीसीज रहते हैं, कोई मान लो जंगली जानवर जीव जंतु रहते हैं, वो क्या है, उनमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। जो बड़े जीव थे उनका साइज छोटा हो गया, जो छोटे जीव थे उनका साइज बड़ा हो गया। जैसे मान लो कोई घोड़ा है, वो बहुत बड़ा था, कुछ करोड़ों हजारों करोड़ों सालों में अरबों सालों में ऐसा हुआ कि इसका साइज पहले बड़ा घोड़ा होता था, तो अब ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। या मान लो चूहा था, छोटा था बहुत, इसका साइज बड़ा हो गया, बड़े चूहे हो गए। तो अगर स्पीसीज में ऐसा इवोल्यूशन होता है, और ये डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट पे, वहाँ का जो पर्यावरण होता है, उसके रिसोर्स, जो संसाधन वहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी वजह से अगर किसी स्पीसीज का साइज छोटा बड़ा हो जाए, तो इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को बोलते हैं फॉरेन रूल या आइलैंड इफेक्ट। तो बस इतना याद रखना है इसमें। अच्छा, ये टॉपिक थे कुछ मेन। ऑफ कुछ ऐसे टॉपिक जो पास्ट में 2022 में न्यूज में रहे थे, या कुछ और टॉपिक न्यूज में रहे थे सिंगल लाइनर के। जैसे मान लो एक पल्ली विलेज है, पल्ली गांव है, विलेज है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में है। ये क्यों न्यूज में था, ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना यहाँ से कार्बन इमिशन होता है विलेज में, उतना ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया, टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जिसकी वजह से कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। एक है देखो मधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महेद, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सका है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा में है। ये रिसेंटली न्यूज में थी। यहाँ पे 2 वाटरफॉल भी हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो न्यूज में रहते हैं अक्सर। एक है वज्रा साकला वाटरफॉल है, और एक है आपका विरडी वाटरफॉल तो जानते हो, पहाड़ों से पानी गिरता रहता है, उसे बोलते हैं वाटरफॉल, ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे। एक देखो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये यूपी की बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी की। और देखो ये कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर ही है, दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, यूपी में ही है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। कुछ 2022 में थे टॉपिक न्यूज में, जैसे देखो P3 मूवमेंट है, एक P3 मूवमेंट। P3 का मतलब क्या है, PPP, और PPP का क्या मतलब है, प्रो प्लानेट पीपल। ये किसने लॉन्च किया था, ये इंडिया ने लॉन्च किया था। ये इंडिया ने कब लॉन्च किया था, देखो 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेवोस में इसका हेडक्वार्टर है। तो डेवोस में इसकी मीटिंग हो रही थी 2022 में। उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने P3 मूवमेंट को लॉन्च किया था, प्रो प्लानेट पीपल। क्या मतलब है इसका, यानी कि जो पीपल हैं वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं, इन्वायरमेंट के तरफ कॉन्शियस रहें, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, प्रो प्लानेट मूवमेंट। एक है देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये प्रपोज किया था यूरोपियन यूनियन ने। कब प्रपोज किया था ये यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन यूनियन तो आप जानते हो, यूरोप के जो 27 कंट्रीज हैं लगभग इसके मेंबर, उन्होंने एक ग्रुप बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन 1993 में बनी थी।
तो यूरोपियन यूनियन ने ये प्रपोज किया था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कब? पिछले साल देखो COP27 हुई थी, 27वीं मीटिंग हुई थी UNFCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप UNFCC के बारे में डिटेल में। तो इसकी 27वीं मीटिंग हुई थी 2022 में, जिसका नाम है COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में। इजिप्ट में देखो ये है इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट है अफ्रीका में कंट्री। इजिप्ट में इसकी कैपिटल है शर्म अल शेख, वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी। तो उसके दौरान ये लॉन्च किया था। इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है, जैसे आयरन, लोहा, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर, खाद, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में कार्बन ज़्यादा इमिशन होता है। तो इन पे टैक्स लगाया जाए, ऐसे प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाएँ, तो भेजे जाएँ, तो इन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। ये 2026 से लागू करने की बात कही यूरोपियन यूनियन ने, लेकिन इंडिया ने इसको अपोज किया। याद रखना, इंडिया ने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। तो ये कुछ टॉपिक थे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे जो पास्ट में न्यूज़ में रहे हैं।